Hello everyone. We're starting with the chapter Continuity and Differentiability. 12th Mathematics, chapter 5th. अच्छा, ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में आया है लिमिट्स से, बिकॉज इस चैप्टर का एक पार्ट 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिट्स, और उन्हीं का यूज करके हम चैप्टर के दो मेजर पोर्शंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, एंड द सेकंड वन इज डिफरेंशिएबिलिटी. ये दोनों ही पोर्शन लिमिट्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा लिमिट्स. और हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डेरिवेटिव्स भी सीखा था, तो उसी डेरिवेटिव्स का यूज करके हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे. आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, जो डेरिवेटिव्स सीखे थे वो बहुत बेसिक लेवल्स थे, और यहाँ पे जो है हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में सीखने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस की. क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, किन बेसिस पे आप एक फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हो, और साथ ही साथ क्या डेफिनेशन है एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए. तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की. तो इट इज रिटन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a वेयर a बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ fx. अगर मैं इसे सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू a पे. अगर मैं बोलूं a function is said to be continuous at x equals to a where a belongs to the domain of fx. कब ये कंटिन्यूटी हो सकती है? if limit x tending to a f of x equals to f of a. अच्छा, लिमिट्स जब तक हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड में, हम लोग क्या कहते थे? दैट कि अगर लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हमें उससे ज्यादा कोई और मतलब नहीं है. वी जस्ट वांट लिमिट्स टू एग्जिस्ट. बट अगर हमें कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है तो आपकी जो लिमिट x टेंडिंग टू a है ऑफ fx, उसकी जो वैल्यू आ रही है दैट हैज टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ a. इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक बेस से ऑब्जर्व करो तो लिमिट जो है आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाएगा, राइट? लिमिट आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाएगा. अगर उसी एग्जैक्ट वैल्यू तक आपको fa भी लेकर जाता है, मींस व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ a इन द फंक्शन दैट इज f ऑफ a, तो अगर वो भी आपको सेम वैल्यू तक लेके जाता है, लिमिट्स भी आपको सेम वैल्यू तक लेके जाती हैं, दैट मींस जो आपका पॉइंट है, जो आंसर है वो सेम आ रहा है. इन दैट केस ओनली वी से दैट द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, बीट एनीथिंग. और हाँ, ये चीज एक बहुत अच्छे से आपको ध्यान में समझनी है, वो ये कि आप फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हो. ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि आप फंक्शन को पूरे फंक्शन पे डिफाइन नहीं कर रहे हो, पूरे ग्राफ पे डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. मींस अगर मैं आपको कहूं कि x इक्वल्स टू 0 पे आप फंक्शन को डिफाइन करो, क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे ही उसे ऑब्जर्व करोगे. ये नहीं कि आप पूरे ग्राफ पे चले जाओगे. वी डोंट हैव टू डू दैट. वी जस्ट हैव टू बी लाइक, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया गया है तो ही हम फंक्शन की कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक करेंगे, हमें पूरे ग्राफ पे चेक नहीं करना है. नेक्स्ट पार्ट इज कि किस तरह से आप कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं. अगर सिंपल लिमिट्स की जगह आपको ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स भी अगर दी गई है, तो जरा सोचो, इफ यू हैव थिंग्स लाइक लिमिट x टेंडिंग टू a minus f of x and limit x tending to a from plus f of x. अब यहां पे क्या है? ये जो है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है? ये है राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक बार थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. क्या लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, क्या राइट हैंड लिमिट होती है. लेट्स जस्ट ऑब्जर्व वंस, एंड उसके बाद हम लोग आगे उन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे.
सी लिमिट x tending to a from negative side fx limit x tending to a from positive side of fx. इनको अगर मुझे सिंपल वे में समझना हो तो मैं कैसे समझ सकता हूं? लाइक इफ दिस इज वेयर माई a बिलोंग्स, ये कोई भी a है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, आई एम जस्ट टेकिंग एन आर्बिट्ररी पॉइंट a, तो उस पे अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इफ आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो वो मेरे लिए बनाता है राइट हैंड लिमिट. दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट? इफ आई एम अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो ये बनाता है मेरे लिए LHL. दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, राइट? अब अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इफ यू वांट द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो LHL है, आपकी जो RHL है, एज वेल एज जो f ऑफ a है, वो तीनों आपको सेम वैल्यूज दें. वो तीनों ही आपको क्या दें? सेम वैल्यूज दें. मींस ऑल थ्री शुड बी गिविंग इक्वल वैल्यूज. तभी आप बोल सकते हो दैट फंक्शन कंटिन्यूअस है. इन केस अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सपोज करते हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो ऐसे में तो लिमिट्स ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो आपकी कंटिन्यूटी का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता. तो सबसे पहली चीज, लिमिट्स का एग्जिस्ट करना जरूरी है. मींस ये कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, रादर इसे ऐसा होना चाहिए कि लिमिट दोनों तरफ से इक्वल आए. मींस LHL एज वेल एज RHL शुड बी इक्वल. सेकेंडली, लिमिट्स एक बार अगर आपकी डिसाइड हो गई, मींस अगर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे दैट f ऑफ a जो है, क्या वो भी सेम आ रहा है एज LHL एंड RHL. सो आपको तीन कंडीशंस देखनी है. LHL equals RHL equals f of a. That means limit x tending to a from negative side of fx equals to limit x tending to a from positive side of fx equals f of a. ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक आपके लिए लिमिट्स हो सकता है डिफाइन हो इस पोर्शन पे, बट कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं की जा सकती. इनमें से अगर एक भी हुआ ऐसा, इधर दिस और दिस, तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिसॉल्व्स, वहां कंटिन्यूटी नहीं होगी, राइट? अब बात करते हैं, अगर कंटिन्यूटी है तो ठीक है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी है तो कहां और कैसे डिसकंटिन्यूटी आएगी, इस चीज को हम इंस्टेड ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन द थियोरेटिकल बेसिस और द फॉर्मूला बेसिस, आइए इसे ग्राफ पे समझते हैं, क्योंकि ग्राफ से चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है. चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं. लाइक मैं यहां कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. लेट अस सी कि क्या हम बता सकते हैं वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. सो लेट अस ऑब्जर्व दिस ग्राफ. ये है y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, राइट? आप सभी इस ग्राफ से वाकिफ हैं. ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट? तो इन दोनों ही ग्राफ्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट है, कंटिन्यूअस है. इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ग्राफ डिफाइन न किया जा सकता हो. तो ऐसे जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं. इसको और दूसरी भाषा में अगर आप सीधे सीधे समझना चाहें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरह बनेगा कि अगर आप अपना ग्राफ बिना पेन उठाए बनाते चले जाओ, अगर आप बिना पेन उठाए अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है.
चलिए देखते हैं एग्जांपल्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के। एक एग्जांपल लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, कुछ इस तरह का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि आप भले ही x की कोई भी वैल्यू रखो, मींस अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, इट्स कूल, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा। एक सेकेंड, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। यहां पे मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड वी विल ऑब्जर्व हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस ग्राफ, बहुत ही बेसिक ग्राफ है, दैट इज ऑफ y is equals to x. The second one is y is equals to x square, जबकि यहां पे मैं एक ग्राफ ले रहा हूं which is ये ग्राफ जो है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आप क्या समझते हैं? वो ये कि आप भले ही फिर उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 या 1.9 कहीं तक भी रख दें, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल कम एज 1 ओनली। मींस मैं x की वैल्यू जो है वो 1.9 तक कहीं भी रख लूं, नॉट एग्जैक्टली 2, 1.99 तक भी अगर मैं रखता हूं, 1.99 तक भी अगर मैं रखता हूं, तो मेरे लिए जो y की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 1 ही आएगी, बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ओनली ब्रिंग आउट द इंटीजर पार्ट, द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इसी तरह जैसे ही मैं इसको 1.99 से 2 पे लेके जाऊंगा, जैसे मैं इसे 2 पे लेके जाऊंगा, तो भी 2 और 2.99 या इनके बीच में कोई भी हम नंबर ले लें, हमारे लिए जो y की वैल्यू आने वाली है दैट विल कम आउट ओनली 2। सेम इज द केस बिटवीन 3 एंड 3.99। क्या होगा? y की वैल्यू सिर्फ 3 ही आएगी। अब ऐसे में ये ग्राफ जो है ये हर जगह टूट रहा है। सी, देयर इज अ ब्रेक बिटवीन द ग्राफ, और ये जो ब्रेक है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे आपके फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं होने दे रहा है, बिकॉज अगर आप फंक्शन को ऑब्जर्व करो, अगर आप fx ऑब्जर्व करते हो तो fx ऑलमोस्ट 2 तक, मींस इफ fx x is tending to 2, तो टेंडिंग टू 2 में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है वैल्यू, जबकि अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे में फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वही सेम नहीं आ रही है, मींस आपकी जो RHL है और जो आपकी LHL है वही इक्वल नहीं है। जब लिमिट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो यहाँ पे आपके कंटिन्यूटी का कोई एग्जिस्टेंस आता ही नहीं है, राइट? सो सच अ फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? जिनके ग्राफ ब्रेक हो रहे हैं तो ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। Are we clear with this? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी, राइट, इन अ मोर डिटेल्ड वे। जैसे if I take एक एग्जांपल लेके देखते हैं, f of x let it be x square by x। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है? इस एग्जांपल में अगर मैं लिखना चाहूं लेट मी चेक द लिमिट एट x equals to 0, तो क्या फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है
नहीं करती है। ऑब्जर्व करें तो इसे अगर मैं डायरेक्टली जीरो पे ऑब्जर्व करूं तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या यूं कहो वेट। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स टेक f of x equals to x square by x when x is not equal to 0 and 0 when x equals to 0। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसमें if x is not equal to 0 means if you are approaching 0, तो ऐसे केस में आपको जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कि x square by x है, और अगर मैं x equal to 0 पे देखूं तो वैल्यू 0 है। जरा सोचिए अगर ये दिया ही ना गया होता, तो क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता? आइए ऑब्जर्व करके देखते हैं। जैसे जो फंक्शन है, अगर हम इसका पहले इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x will give us limit x tending to 0, that is x square by x। आप सिंपल अलजेब्रा लगा के इसे कट कर सकते हैं, and it will give you limit x tending to 0 of x, that is 0। ठीक है, that means यहाँ पे जो अगर आप 0 अप्रोच कर रहे हैं तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है? 0 मिल रही है, राइट? लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 0 पे देखेंगे तो जरा सोचिए, इस फंक्शन में आप डायरेक्टली 0 लगाइए, f of x equals to x square by x, तो ये तो 0 by 0 चला गया। अब अच्छा, आप इसमें ये चीज सोचेंगे जरूर कि इसको और इसको कट कर दे तो ये फंक्शन 0 ही है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो फंक्शन दिया गया है आप वैल्यू उसी के अंदर पुट करेंगे। ये फंक्शन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर ये x के फॉर्मेट में दिया होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे इसको x स्क्वायर बाय x ही दिया गया है, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसी तरह पुट करेंगे, दैट इट विल बी 0 स्क्वायर बाय 0, राइट? सो इट विल गिव अस 0 बाय 0 ओनली। तो ऐसे में फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं इस पोर्शन को ना लूं तो। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन को लेता हूं तो मुझे ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है दैट इफ आई टेक f ऑफ 0, तो वो ऑलरेडी मुझे दिया गया है दैट इट इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो ऐसे में मेरी जो लिमिट आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। सी, दोनों में मुझे वैल्यू 0 मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये चीज ना दी गई होती, अगर ये कंडीशन ना दी गई होती, तो हम कभी नहीं कह सकते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ, इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट्स बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। आप राइट हैंड लिमिट, और अगर ये इस तरह दिया होता राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्म में, तो भी ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती, बट फंक्शन की एट 0 कोई वैल्यू हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, हम फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कंटिन्यूटी का कोई सवाल नहीं आ सकता, राइट? सो कंटिन्यूटी इज ओनली डिफाइंड जब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी यहां पे वैल्यू डिफाइन करके दी गई है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, हम थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस लेके देखते हैं, राइट? लेट अस से एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल सके। और छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाए। लेट अस से x plus 2 for x greater than equal to 0 and x minus 2 for x less than 0, right? हमने कंडीशन डिफाइन की है that x is greater than equal to 0 and x is less than। अब यहाँ पे देखो, x greater than 0 है तो भी हमारे पास x plus 2 वैल्यू है, और x less than x equal to 0 है तो भी हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है। फंक्शन को डिफाइन किया गया है x plus 2 for x greater than 0 as well as for x equal to 0, while for x less than 0 हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है।
दैट इज x माइनस 2। तो आइए एक बार इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक कर लेते हैं whether the function is coming continuous or not. So limit x tending to 0 from negative side f of x that is equals to limit x tending to 0 from negative side x plus 2 which is equals to 0 plus 2 that is 2, right? Limit x tending to 0 from positive side f of x that is limit x tending to 0 from positive side x minus 2 that is 0 minus 2 और ये वैल्यू आती है minus 2। अब जरा देखो, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर LHL और RHL ही इक्वल ना आए तो कंटिन्यूटी का कहीं कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। भले ही फिर आपका जो LHL है और जो f of a है, जैसे मैं आपको अगर यहां पे दिखाऊं तो f of 0 जब मैं निकालूंगा तो इट विल बी 0 plus 2 and it will give us a value 2। तो आप यहां पे देख सकते हैं दैट जो LHL है और जो f of a है वो सेम है, लाइक ये दोनों इक्वल हैं बट RHL के इक्वल नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन ही जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट LHL एंड RHL आर इक्वल, तो हम दूसरी कंडीशन के लिए जाएंगे ही नहीं कि इन दोनों का इक्वल जो है वो f of a के इक्वल हो। जब यहीं पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आगे किसी चीज का सवाल ही नहीं खड़ा होता। सो दिस फंक्शन इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? सो दिस फंक्शन इज डेफिनेटली अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अलावा अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शंस के पास प्रॉपर्टीज भी हैं। अब प्रॉपर्टीज किस टाइप की हैं आइए हम एक बार डिस्कस करके देखते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल फंक्शंस पे, लाइक मैंने fx को डिफाइन किया, भले मैंने उसे 3 अलग अलग जगह पे डिफाइन किया बट आई वाज डिफाइनिंग fx ओनली। लेकिन जरा सोचिए अगर मैं दो फंक्शंस लूं, एक fx एक gx, राइट? मेरे पास ये दो फंक्शन है, एक है fx और एक है gx। मैं मानता हूं, चलिए 3 केसेस लेके देखते हैं। सबसे पहले when both are continuous, when one is continuous, when one is continuous and one is discontinuous, फंक्शन। और तीसरा केस जब बोथ आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। तो सबसे पहले सबसे इजी सबसे फेवरेबल केस लेके देखते हैं जब दोनों ही कंटिन्यूअस हैं। जब दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, when both are continuous functions, तो यहां पे आप fx प्लस gx करो, आप fx प्लस gx करो या fx माइनस gx करो, इनका जो ये समेशन है ये कंटिन्यूअस ही रहने वाला है, ये कंटिन्यूअस ही रहने वाला है। या आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ये भी कंटिन्यूअस ही रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस ही रहेगा। वाइल अगर मैं fx बाय gx करता हूं तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है, ये कंटिन्यूअस होगा बशर्ते देयर इज अ कंडीशन दैट g of the gx shouldn't be 0 at any point। ठीक है, gx shouldn't be 0 at any point, क्योंकि अगर ये फंक्शन अगर 0 आ गया, ये पूरा फंक्शन अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली यहां पे फिर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, राइट? तो gx जब तक gx 0 नहीं है तब तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जहां gx 0 हो गया वहां इस फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, राइट? अब जो सेकेंड फेवरेबल केस है उस पर बात करते हैं कि एटलीस्ट एक तो कंटिन्यूअस हो, दोनों तो नहीं हो सकते बट कम से कम एक तो कंटिन्यूअस हो। अब एक की कंटिन्यूटी में क्या होगा
आइए उस पर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड फेवरेबल केस की, जहां पे एटलीस्ट एक तो कंटिन्यूअस है। जब दोनों कंटिन्यूअस नहीं है तो कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन तो है जहां कंटिन्यूटी है। तो ऐसे केस में क्या वैल्यू आने वाली है और किस तरह से फंक्शंस बिहेव करने वाले हैं वो एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं फटाफट। तो इन केस when both, no not both, when one is continuous, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एटलीस्ट वन अगर कंटिन्यूअस है तो fx और gx का जो एल्जेब्रिक सम है, बी सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो कंटिन्यूअस होगा at x equals to a, that a can be anything, वो कंटिन्यूअस होगा at x equals to a, while इनका जो मल्टीप्लिकेशन है it may be or may not be continuous। तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर एक कंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसे में इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसके कंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, इट विल बी कंटिन्यूअस। बट जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। बट इन केस अगर दोनों ही कंटिन्यूअस नहीं है, तब क्या होगा? इफ बोथ are discontinuous functions, तो ऐसे में इनका जो समेशन है वो डिसकंटिन्यूअस है। इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, while इनका जो मल्टीप्लिकेशन है it may be or may not be continuous। it may be or may not be continuous। तो ये था एल्जेब्रा, ओवरऑल एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कि मींस अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस है, दोनों ही फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से बिहेव करेगा। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो किस तरह से बिहेव होगा, राइट। वाइल अगर दोनों ही कंटिन्यूअस नहीं है, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो वो उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से बिहेव करने वाला है वो हमने ऑब्जर्व किया। इन सभी पे हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे अगली वीडियो में, राइट। और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइजेस एज वेल एज फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, ताकि आपको दोनों चीजों का आइडिया अच्छे से मिल जाए कि लाइक अगर कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस आप लोग फेस कर रहे हैं तो वो किस तरह से होगा, और अगर आप बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं तो वो किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन्हें हम किस तरह से टैकल करेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।